अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 7 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है। इस केस का बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुक कैदी नंबर 804 और उनके टाइगर से है। और इस केस की समाअत के दौरान एक इंतहाई बहादुर जज ने सिस्टम को न सिर्फ रगड़ा है बल्कि नंगा करके रख दिया है, मजीद कपड़े उतार कर रख दिए हैं। यह केस किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर समाअत के लिए लगा है, इस तरह के और मुतअद्दिद केसेस भी हायर कोर्ट्स के अंदर समाअत के लिए लगे हैं। इसके अंदर से क्या निकल सकता है, आज मैं अपना डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर रखूंगा समाअत के अहवाल के साथ। इसके अलावा एक मरतबा फिर सहाफती मुन्ने चुन्ने को मैदान में उतार दिया गया है। बयानात देने से बाज नहीं आ रहे, पता नहीं कोई तर्जुमान मुकर्रर किया होगा इनको, लेकिन साथ साथ जैसे ही ये मैदान में उतरते हैं एक और साहब को भी उतार दिया जाता है, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को। वो इनके बयानात को करेक्ट करते रहते हैं और हरकतें इनकी ऐसी हैं कि ये बाज ही नहीं आ रहे इस बात से। इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। फिर इमरान खान साहब ने कल एक बहुत बड़ा बयान दागा, उसमें एक लफ्ज अर्दली का भी इस्तेमाल किया। उसके ऊपर आज बरतानवी नशरियाती इदारे ने पूरा कॉलम छाप दिया है, जबकि उनके उस ट्वीट को, उनके उस स्टेटमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के एक भी साहब ने रीपोस्ट नहीं किया है। तो ये किस तरह से इमरान खान साहब के एजेंडे को मुज़ाकराती टेबल के ऊपर लेकर आएंगे, उसमें से कुछ निकालेंगे, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इसके अलावा मैं ऑफिशियल इंस्टाग्राम अपना जो हैंडल है वेरीफाइड, वो शेयर कर देता हूं, उसको फॉलो कर लें। कभी कभार होता यह है कि आपको डायरेक्ट मैसेज करना होता है, कोई बड़ी खबर देनी होती है, वो आप मुझे दे सकते हैं। टॉप स्टोरी आज जो है, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेर समाअत थी। अच्छा, इस केस की समाअत के दौरान बहादुर जज ने सिस्टम को कैसे नंगा किया, उसकी तफसीलात तो मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन इसमें से निकल क्या सकता है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसकी समाअत क्यों हो रही है और इसका फायदा या नुकसान किसे हो सकता है, यह गौर से सुनना है आपने। पहले समाअत के अहवाल में बता देता हूं। चलें जी, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। कहा गया जस्टिस मंदोखेल की जानिब से, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, वो कहते हैं फौज एग्जेक्टिव यानी वजारत दिफा के मातहत इदारा है और इसमें कोई शक नहीं है। आइन में वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स मुलाहिजा कीजिए, आइन में वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत शुरू हुई तो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस रोस्ट्रम पर आए और दलाइल का आगाज किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया, ये सुनिएगा, ये ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। ये ख्वाजा हारिस जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं। मौजूदा अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है, ये उन्होंने कहा। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है, यानी पार्लियामान के अंडर आती है, फौज उसके अंडर आती है, और अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है, यह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती, यह आइन वाज़ेह है। अच्छा, फिर कौमी फौजी अदालतों के केस में यह बुनियादी आइनी सवाल है। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल इसके ऊपर बोले और बड़े खुलकर बोले कि कानून में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है, और बिल्कुल मौजूद है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, एटीसी कोर्ट्स मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है, ये बड़े इंतहाई आम रिमार्क्स है। फिर आगे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बार बार एक ही नुक्ता उठाया कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है, यानी सिविलियंस का वहां पर ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतें इस तारीफ में नहीं आती जो आइन ने अदलिया की है, यानी आर्टिकल 175। उसके ऊपर ख्वाजा हारिस ने क्या जवाब दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं है, इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज शामिल हैं, मैं आगे चलकर उस तरफ भी आऊंगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आइन के आर्टिकल 38 यानी 83 के तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 83 में शामिल किया जा सकता है?
आइन में सिविलियंस का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है, यह कहा गया। ख्वाजा हारिस बोले अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें से क्या निकल सकता है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आगे आ रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत नंबर 2 की सूरत हाल आज क्या रही वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों के केस की समाअत कर रहा है। 7 मेंबर्ड आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अमीनुद्दीन खान साहब वाला। सिर्फ जमाल मंदोखेल वजारत दिफा यानी फौज के वकील हारिस से सवाल कर रहे हैं और टफ टाइम दे रहे हैं। जब जब जस्टिस मंदोखेल ख्वाजा हारिस को आड़े हाथों लेते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर नागवार गुजरता है। कभी दोनों मुअज़्ज़ज़ जज ख्वाजा हारिस की जगह जवाब दे डालते हैं और जब जवाब ना बन पाए तो शदीद नापसंदीदगी का भी इजहार करते हैं। ये वहां पर मौजूद कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से बात सामने आई है। फिर फौजी अदालतों से सजा पाने वाले पंजाब की आम जेलों में भी फौज की हिरासत में है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब भी वहां पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हुई है। तो हसन नियाज़ी के वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी रोस्ट्रम पर आए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने टोकते हुए कहा आप रहने दें, आप फिर यहां सियासी बात करेंगे। हफीजुल्लाह नियाज़ी ने जवाब दिया कि मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मुल्जिमान को फैसलों के बाद जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, मगर मुल्जिमान को आम जेलों में दीगर कैदियों को मिलने वाली तमाम हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं। कैदियों से जेलों में रवैया भी वैसा ही है जैसा गुज़िश्ता 1.5 साल से फौज की हिरासत में था। मुल्जिमान को जेलों में हाई सिक्योरिटी जोन्स में रखा गया है। फौजी अदालतें फैसले की कॉपी भी मुहैया नहीं कर रही हैं। फैसलों में सिर्फ इतना बताया गया है कि मुजरिम है या मासूम, जिसके बाद आईनी बेंच ने एडवोकेट जनरल पंजाब से पंजाब की हद तक जेलों में मुल्जिमान को मिलने वाली सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट मांग ली। यह समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आईनी बेंच ने कल समाअत के लिए मुकर्रर दीगर तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए हैं। आज भी तमाम मुकदमात मनसूख कर दिए थे, तमाम केसेस की समाअत मनसूख कर दी थी। आज कल की तरह कल भी सिर्फ फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस ही सुना जाएगा। अब मैं जरा इसकी टाइमिंग पे आ जाता हूं। ये अचानक से फौजी अदालतों में जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया 7 जनवरी को। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जस्टिस मंदोखेल की जानिब से इतने सख्त रिमार्क्स आना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ये 7 रुकनी बेंच, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इसकी समाअत हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें यूरोपियन यूनियन से एक सख्त सरजनिश आ चुकी है, हमें अमेरिका से आ चुकी है, हमें ग्रेट ब्रिटेन से आ चुकी है, हमारे बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक अफसोसनाक हद तक सैंक्शंस के हवाले से बात हो चुकी है। फौजी अदालतों से सजाएं भी सुनाई जा चुकी हैं सिविलियंस को और 19 मुल्जिमान की सजाएं माफ भी हो चुकी हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस केस की समाअत होना, 2 इसकी थ्योरीज हो सकती हैं। ये बड़ा गौर से सुनिएगा, ये आगे आपको मेरी बात याद आ जाएगी। पहली थ्योरी ये हो सकती है कि इसके ऊपर मजीद स्टैंप लगाई जाए कि जो भी सजाएं सुनाई गई वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी। एक थ्योरी ये हो सकती है। इसके चांसेस मैं 30% रखता हूं। 70% इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सजाओं के हवाले से, सिविलियंस के को सुनाई जाने वाली सजाओं और उनके चलने वाले फौजी अदालतों में केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत का होना इस बात का गम्माज है कि किसी भी तरह से इंस्टीट्यूशंस को बेल आउट किया जाए इस सिचुएशन से, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हालात खराब हो चुके हैं और इसके फॉल आउट्स आने वाले दिनों में मजीद बढ़ सकते हैं। खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ी सैंक्शंस लग सकती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही इस तमाम मामले को नल एंड वाइड करार देते हुए सिविलियंस की फौजी अदालतों में जो ट्रायल के हवाले से मामला चल रहा है उसको कलअदम करार दे दे, और ऐसा हो सकता है। मैं इसको 70% चांसेस देता हूं क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे डेवलप हो गए। मैंने हाल ही में एक ट्वीट किया था कि छोटी अदालतों से इमरान खान के खिलाफ, बड़ी अदालतों से इमरान खान साहब के हक में फैसले आएंगे। तो उनके हक में एक फैसला कल आ गया है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मजीद होगा। मैं इसकी मजीद डिटेल में एक आध दिन में फिर जाऊंगा। ये जो फौजी अदालतों की इंट्रा कोर्ट अपील यानी सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से आई है, ये मुझे लगता है कि पर्पसली आई है और इसमें अगर ये आईनी बेंच इस मामले को कलअदम करार दे देता है, जिसके लिए लोग ये सोच रहे हैं कि ये बहुत कम चांसेस हैं, ये दरख्वास्त खारिज ही होगी, लेकिन मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट सिचुएशन के हिसाब से दे रहा हूं। तो अगर ये हो जाता है तो सारा मामला रिवर्स हो जाएगा और जितनी सजाएं हुई होंगी वो भी खत्म हो जाएंगी, दिल का गुबार भी निकल चुका होगा। और फिर आगे एक और समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट आने जा रही है, वो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की तकर्री की समाअत। ये 9 तारीख को मुकर्रर है मेरे ख्याल से, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। तो उसको चैलेंज किया था जस्टिस वकार साहब ने, जो फौत हो गए, और याद होगा मुशर्रफ साहब को मेरे ख्याल में सजा उन्होंने सुनाई थी। तो वो जो है
اس کی سماعت ہو رہی ہے اور اگر اس سماعت کے اندر ان کی تقرری ہی کالعدم قرار دے دی جائے بہت سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو اس وقت ہائر کورٹ سے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ سے جو فیصلے آئیں گے ان تمام کا تعلق مذاکرات سے, انٹرنیشنل پریشر سے اور بہت سارے معاملات سے. میری اوپینین ہے, کوئی اسے ڈس ایگری کر سکتا ہے, اور آنے والے چند دن میں پھر یہاں پر کلیئر کٹ کہہ دیتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ فیصلے عدالتوں سے بشمول یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے انٹرا کورٹ کی جو اپیل ہے اس سے جڑے ہوئے, اور پھر امیر الدین خان صاحب کی جو تقرری ہے اس سے جڑے ہوئے, ان تمام کیسز میں کچھ فیصلے یا زیادہ فیصلے وہ ایسے آ سکتے ہیں جس سے براہ راست یا بالواسطہ عمران خان صاحب کو, سویلینز کو, عوام پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے آنے والے چند دن کے اندر. یہ کلپ میرا محفوظ رکھیے گا. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید چیزیں شروع کروں, دو چیزیں. ایک تو منیب فاروق صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, وہ کہتے ہیں اگر ٹرمپ نے عمران خان کے حوالے سے دباؤ ڈالا تو ریاست پاکستان کی جانب سے عمران خان سے نرمی نہیں بلکہ مزید سختی برتی جائے گی. اب آپ اندازہ کیجئے, حال ہی میں انہوں نے سعودیہ سے متعلق بیان دیا اور اس بیان سے متعلق علامہ طاہر اشرفی صاحب کو آ کر کریکٹ کرنا پڑا, اور آج پھر یہ بیان داغ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارے جو انتہائی محترم ادارے ہیں انہیں اس بندے سے ڈسٹینس کر لینا چاہیے یا اس کی کریکشن کر دینی چاہیے, اس سے متعلق ڈیٹیل دے دینی چاہیے کہ غلط بیانی کر رہا ہے, کیونکہ یہ حالات کو مزید خراب کرنے والی بات ہے اور ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی آپ ان اناؤنس ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں, اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, یا تو ایسی کوئی سچویشن ہو یا پھر آپ سائڈ پہ بیٹھ جائیں. بھائی آپ ایسی بات نہ کریں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کل ایک وکلا اور میڈیا سے بات چیت کی, اس کے اوپر ٹویٹ ہوا اور میں حیران بالکل نہیں ہوں اس بات کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے کسی نے بھی یہ جسارت یا جرت نہیں کی کہ اس ٹویٹ کو لائک کرتے, ری پوسٹ کرتے یا اس ٹویٹ کے مضمرات کے اوپر کامنٹ کرتے. تو ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور پھر ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں اور پھر خان صاحب کا مدعا اٹھا رہے ہیں اور پھر 26 نومبر کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کر رہے, وہ اس بندے کو اردلی کیسے کہیں گے جس کو عمران خان صاحب نے اردلی بول دیا, ٹھیک ہے, اور پھر وہ عمران خان صاحب کے مدعے کے اوپر سٹرانگ فوٹنگز کے اوپر کیسے فائٹ کریں گے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اگر کسی نے اس کو ری پوسٹ یا ری ٹویٹ کیا ہے بڑوں میں سے جو مرکزی قیادت کے مین لوگ ہیں, تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کے نیچے لکھ دیجئے گا کہ انہوں نے ری پوسٹ کیا ہوا ہے یا ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. بہت کچھ تھا میرے پاس ڈسکس کرنے کو, لیکن ٹائم بہت کم ہے. امریکہ بہادر سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ, رچرڈ گرینل, ٹیمی بروس اور مورگن آرٹیگس, بڑی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں آنے والے چند دن میں. تو دیکھتے ہیں آنے والے چند دن میں کیا ہوتا ہے. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.